नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 15 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की, तो भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, 3:2। देखिए अगर मैं भारत के राष्ट्रध्वज की बात करता हूँ तो भारत का जो राष्ट्रध्वज है इसमें 3 कलर है, 3 रंग है। इस बात को आपने याद रखना, केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, सैफरून व्हाइट और ग्रीन। अगर भारत के राष्ट्रध्वज की बात की जाए उसको तिरंगा के नाम से याद रखना भाई। भारत के राष्ट्रध्वज का जो नाम है वो क्या है? तिरंगा। भारत के राष्ट्रध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को जो है भारत के राष्ट्रध्वज को संविधान सभा के द्वारा जो है वो अपनाया जाता है। देखिए अगर मैं भारत के राष्ट्रध्वज की बात करता हूँ तो इसमें जो है अशोक चक्र भी जो है वो दिखाया गया है। देखिए जो इस अशोक चक्र में जो है कितनी स्पोक्स है, कितनी तीलियां हैं, ऐसा भी बेसिक क्वेश्चन आता है। तो इस अशोक चक्र में जो है वो 24 तीलियां हैं, इस बात को आपने याद रखना है, जो कि नीले रंग का इस झंडे में दिखाई जाता है। देखिए भारत में जो है वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है, जिसको हम आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कहते हैं। तो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, जिसको फ्लैग डे के नाम से भी जाना जाता है, झंडा दिवस के नाम से, या इसका पूरा नाम जो है वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आता है। तो भारत में जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो 7 दिसंबर कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। और कब से ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत में मनाया जा रहा है? तो आपने याद रखना है 1949। तो भारत की जो सरकार है इसके द्वारा जो है 1949 में जो है इस दिवस को घोषित किया गया था कि 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाएगा। अगर आप भी किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हो, हमारे पास आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लास लाइव होगी उनको आप बाद में भी घर जाकर रिकॉर्डेड जो है वो कभी भी देख सकते हैं। और साथ में हम आपको इस बैच के साथ हैंड रिटन नोट्स भी देने वाले हैं। हमारी जो बैच की फ़ीस है वो बहुत ही कम है। हमारे बैच की फ़ीस मात्र और मात्र 499 रुपये है, जो कि काफ़ी कम है। तो अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करें, 7876145409। आप इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 200 प्लस स्टूडेंट जो है हमारे बैच में अब एनरोल हो चुके हैं। तो ये हमने फ्लैग के बारे में पढ़ा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। टेट परीक्षाओं का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये बनने वाला है। तो अगर मैं भारत के राष्ट्रपति की बात करता हूँ, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का क्या है? प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक होता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए भारत की जो राष्ट्रपति की अगर ओथ की बात करें तो ओथ बाय जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है इसके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति को। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। तो भारत के राष्ट्रपति की बात भारत के अनुच्छेद नंबर 60, अनुच्छेद नंबर 60 जो है वो किसकी बात करता है? तो भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 में बताई गई है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। और भारत की राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जा सकता है कि उसको उसके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? तो बोलेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद नंबर 61 याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 61 के तहत जो है महाभियोग की प्रक्रिया भी लगाई जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा? संसद, इम्पीचमेंट हम जिसको कहेंगे, इम्पीचमेंट बाय प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया उसको लगाया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं संसद का कोई भी सदन है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, किसी भी सदन के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति पर क्या है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कोई भी सदन लगा सकता है, राज्यसभा भी लगा सकता है, लोकसभा भी लगा सकता है। कितनी बहुमत होनी चाहिए? तो जिस भी बिल को किसी भी सदन में पास करेंगे, मान लो 2/3 बहुमत से हमने कहाँ पे पास किया था? राज्यसभा में पास किया था, तो उसके बाद उसी बहुमत से हमें संसद के दूसरे सदन में भी इसको पास करना होगा। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, आपको ये तो जानते 61 अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, लेकिन कितने बहुमत से? तो 2/3 बहुमत से जो है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर जो है वो लगाई जा सकती है। इस बात को आपने याद रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष दिया है। लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो शपथ तो कोई नहीं दिलाता, लेकिन ये त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के जो
अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं, जैसे वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है, ये जो अपनी जो वर्तमान में जो ये अगर इनको त्यागपत्र देना होगा तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। याद रखना है किसको देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे ये, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो संजीव खन्ना जी है, और भारत की जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। उसी प्रकार अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करता हूँ, उपराष्ट्रपति को जो ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और त्यागपत्र रेजिग्नेशन जो दिलाते हैं वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो याद रखना अगर उपराष्ट्रपति होगा तो दोनों में शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा उपराष्ट्रपति को, और जो त्यागपत्र भी जो है वो भी किसको ही देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। भारत की न्यायवादी की बात करते हैं, महान्यायवादी। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनकी जो बात है वो भारत के संविधान आर्टिकल 76 में की जाती है। सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आता है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो किस अनुच्छेद में इनके बारे में बात की गई है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 76 में की गई है, और इनको जो शपथ दिलाते हैं वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो बहुत सारे नाम मैंने आपको बोले जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको कौन शपथ दिलाते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो शपथ दिलाते हैं वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं भैया, राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अगर बीबी के मकबरे की बात करें, ये बहुत बार टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है कि जो बीबी का मकबरा है वो भारत के औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, भारत का जो एक राज्य महाराष्ट्र के कहाँ पर, औरंगाबाद में। याद रखना है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है वो बीबी का मकबरा है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही थोड़ी पूछेगा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसके नाम पर ये बना है। तो ये जो बना है वो औरंगजेब की जो बीबी थी दिलरास बानू बेगम, याद रखना है दिलरास बानू बेगम। तो बीबी का जो मकबरा है वो दिलरास बानू बेगम के लिए जो है समर्पित है, इनके लिए बनाया गया था बीबी का मकबरा, दिलरास बानू बेगम, जो कि औरंगजेब के बेटे, किसके द्वारा, औरंगजेब के जो बेटे थे जिनका नाम था आजम शाह, औरंगजेब के बेटे का नाम था आजम शाह। तो आजम शाह के द्वारा, जो कि औरंगजेब के बेटे थे, इनके द्वारा बीबी का मकबरा किसके लिए, दिलरास बानू बेगम जो कि इनकी माँ थी, उनके लिए बनाया गया था। देखिए अगर मैं बीबी के मकबरे की बात करता हूँ तो बीबी के मकबरे को कहीं ना कहीं जो है दक्कन का ताजमहल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है। इन वीडियो में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो आपने कहीं सुने ही नहीं है। तो दक्कन का ताजमहल जो है वो बीबी के मकबरे को कहा जाता है, और इसका निर्माण आजम शाह जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, इस बात को आपने याद रखना। किस शैली में बना है बीबी का मकबरा, ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, तो याद रखना चार बाग शैली, याद रखेंगे चार बाग शैली में बना है बीबी का मकबरा, इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये बीबी का जो मकबरा है वो स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारे जो है हमेशा टेट परीक्षाओं में रहती है, चाहे आपका बेसिक से बेसिक कोई भी टेट एग्जाम है वहाँ पर नारे से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहने वाला है। और मेरी जो जीके की वीडियोज़ है वो 30 नंबर, भैया जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना टेट परीक्षाओं की, ये समझ लीजिए कि 30 में से 26 से 27 नंबर आपके जो है पक्का बनने वाले, अगर आप डेली मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, क्योंकि इतने क्वेश्चन नॉर्मल से मेरी वीडियो से बनते ही बनते हैं। 26 से 27 क्वेश्चन, देखो मैं ये नहीं बोलता कि 30 में से 30, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाए। 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से आता है, लेकिन 26-27 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि मेरी वीडियो से पक्का आते हैं 100%। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो नारा है वो दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। क्या मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही नारे दिए गए थे, इसके अलावा किसी ने नारे नहीं दिया? तो इसके अलावा भी बहुत सारे नारे दिए थे, जैसे कि आपका जय हिंद नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जय हिंद, या दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। 3 नारे, दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे जो दिए गए थे ये सुभाष चंद्र बोस, किसके द्वारा दिए गए भाई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये सारे के सारे नारे दिए गए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, ये तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नारा बहुत बार आया है, डू एंड डाई, करो या मरो, या हे राम, या भारत छोड़ो, ये तीनों नारे जो दिए गए थे ये किसके द्वारा, महात्मा गांधी। तो याद रखना है करो या मरो,
भारत छोड़ो और हे राम, ये नारे किसने दिए? महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नारा दिया था लाला लाजपत राय। याद रखना किसने दिया भाई? लाला लाजपत राय ने दिया साइमन कमीशन वापस जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट नारा जो मैं आपको दे रहा हूं, जो कि इस बार फिर से टेट परीक्षा में रिपीट हो सकता है, भेदों की ओर लौटो। 3 साल से लगातार ये टेट परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और किसी ना किसी टेट परीक्षाओं में इस बार भी पूछा जाएगा। भेदों की ओर लौटो, भेदों की ओर लौटो जो नारा दिया गया था वो दिया गया था दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। बहुत इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान जो नारा दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखना, जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वंदे मातरम। आपको पता है वंदे मातरम जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये नारा भी और ये लिखा भी किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मनगण अधिनायक है लिखा गया है, इस बात को आपने याद रखना है। मोहम्मद इकबाल, आपको पता चल गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनके द्वारा कहा गया था। भाई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो बोला था ये किसके द्वारा ये नारा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और एक नारा और बता रहा हूँ, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। याद रखना है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की अगर मैं बात करता हूं तो ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सारे नारे आपको याद रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नारा है, और 2 नारे आप और सुन लो, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दिए गए थे भगत सिंह के द्वारा। ये सारे के सारे नारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे के सारे नारे याद रख लिए ना तो आपका नंबर यहाँ से 1 पक्का बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? देखिए, जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो थे जॉर्ज षष्ठम, मतलब कि जॉर्ज 6, जॉर्ज 5 नहीं थे। कौन थे भाई? जॉर्ज षष्ठम। ये क्वेश्चन ना बहुत कम लोगों को आता है और ऐसे यूनिक क्वेश्चन बहुत कम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सभी भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन हमको पढ़ के जाना है। तो जॉर्ज षष्ठम जो है वो उस समय इंग्लैंड के सम्राट थे जब जो है भारत को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी 1947 में। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो याद रखना, जब भारत आज़ाद हुआ तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री उस समय थे भैया, इनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था JB कृपलानी। तो JB कृपलानी उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब क्या हुआ था, जो है भारत आज़ाद हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भारत आज़ाद होता है तो INC के अध्यक्ष तो आंख बंद करके बोलेंगे JB कृपलानी थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो बोलेंगे सर क्लीमेंट एटली थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कब से कब तक बने थे, तो 1945 से 1951 जो है वो क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन की। इस बात को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो भारत के जो भारत में जो है वो वाइस रॉय उस समय कौन थे? तो इनका नाम था लॉर्ड डफरिन। याद रखना है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन साहब जो है वो भारत के क्या थे? वाइस रॉय थे। इस बात को भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुई थी भाई? बम्बई में। इस बात को भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, सुरक्षा परिषद आपको पता होना चाहिए, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया का पुलिसमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट परीक्षाओं का पहला क्वेश्चन कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो विश्व का पुलिसमैन या दुनिया का पुलिसमैन जो है वो UNO की सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया है कि कुल कितने देश है। आप बोलेंगे सर कुल देश इसमें जो है 15 होते हैं, लेकिन आपको 2 प्रकार के देश याद करने हैं। कुल देश तो 15 है, लेकिन 5 देश कैसे है? परमानेंट है। परमानेंट मतलब कि स्थायी देश। कैसे देश है? स्थायी देश।
और 10 देश है नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मतलब कि अस्थायी देश, क्या बोलेंगे, अस्थायी देश। तो 5 देश परमानेंट है और 10 देश नॉन परमानेंट है। दोनों बातों को आपने याद रखना है और दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बातों को बहुत अच्छे से आपने सीखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यूएनओ की परमानेंट कंट्रीज़ की, तो परमानेंट कंट्रीज़ यहाँ पर कौन कौन सी है, क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, 5 स्थायी देश है ABC, जो हमने बचपन में पढ़ी थी, ABCFR से, मतलब कि क्या बोलेंगे, ABC फिर से, है ना। ये ट्रिक बनाया मैंने, ABC फिर से खुद बनाया है। A से बोलेंगे अमेरिका, B से बोलेंगे ब्रिटेन, C से बोलेंगे चाइना, F से बोलेंगे फ्रांस और R से बोलेंगे रशिया और से कुछ भी नहीं होगा। तो एक ट्रिक है ABC फिर से, क्या बनाए भैया, ABC फिर से, मतलब कि से कुछ नहीं होगा। A से होगा अमेरिका, B से होगा ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रशिया। तो कितने देश ऐसे जिनके पास वीटो पावर है, बोलेंगे स्थायी देश है, बोले 5 देश है सर। ट्रिक लगाएंगे ABC फिर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यूएनओ के जो अस्थायी देश होता है वो 10 होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो यूएनओ के जो अस्थायी देश है उनकी जो संख्या है वो 10 होती है। और यूएनओ के जो अस्थायी देश है उनको 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, उनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और यूएनओ के जो अस्थायी देश जो चुना जाते हैं ना भाई, नॉन परमानेंट जो कंट्री इसमें चुनी जाती है, उनको 2 साल के लिए जो है कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी, याद रखना है 2/3 बहुमत के द्वारा इनको चुना जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत जो है कुल 8 बार नॉन परमानेंट कंट्री बन चुका है। लेकिन आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में क्या होता है, कोई भी सकारात्मक निर्णय लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, तो अगर मान लो भारत जो है अस्थायी देश है, टॉप 10 में भारत अस्थायी देश बन रहा है और उसको जो है क्या लेनी है, वीटो पावर, तो कोई भी सकारात्मक कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें 9 देशों की हाँ होनी चाहिए और इन 5 देशों की जो हाँ है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर किसी देश को इन स्थायी बनना है तो कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें से 15 में से क्या होनी चाहिए, 9 लोगों की क्या होनी चाहिए भाई, यस होनी चाहिए। और उस 9 में भी 5 जो वीटो पावर वाले देश है उनकी हाँ होनी चाहिए। तो आपको पता है भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई देश इन 5 में से ना करता है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो आपका ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है, चाहे रशिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है रहती है, सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात भी समझनी है कि कोई भी सकारात्मक निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद में 9 लोगों की हाँ होनी चाहिए, जिसमें वीटो पावर वाले सभी देशों की हाँ होना जरूरी है। और वीटो पावर वाले जो देश है वो ऐसा माना जाता है कि शक्तिशाली देश होते हैं, इस बात को भी आपने याद रखना है। यूएनओ की अगर बात करें, यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 कब हुई थी भैया, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, इस बात को आपने याद रखना है। और टोटल जो कंट्रीज है यूएनओ में वो 193 है। दुनिया का बहुत बड़ा संगठन है यूएनओ, जो कि जिसने कि अभी तक तीसरे विश्व युद्ध को जो है वो रोक के रखा है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्रम, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, रचनाकार है। देखिए बुद्ध चरित्रम के जो रचनाकार है वो कौन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध चरित्रम के जो रचयिता है वो कौन है भैया, अशोक घोष है। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बहुत ही सारे यहाँ पर क्या है, किताबें हैं। जिस प्रकार आपका पंचतंत्र, बहुत बार ये पंचतंत्र पूछा जाता है, तो पंचतंत्र के जो राइटर है वो कौन है, वो है विष्णु शर्मा। उसी प्रकार आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा की जो राइटर है वो गुलबदन बेगम है। यामा आपको पता होना चाहिए कौन है, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे कि यामा के कौन है। अर्थशास्त्र के जो है वो चाणक्य है। मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त है। अवंती सुंदरी की दंडी है। प्रेम वाटिका के रसखान है और शाहनामा के फिरदौसी है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं और सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पॉलिटी का है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है, कि भारत का ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति भी जिसने बना है और उपराष्ट्रपति भी बना है। तो राष्ट्रपति तो ये बने थे 1969 के आसपास और उपराष्ट्रपति बने थे 1979 के आसपास। तो ये कैसे हुआ था, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब भारत के राष्ट्रपति नहीं होंगे और उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो फिर कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद, तो वो संभालेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये रहे हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। भैया अगर मैं हिदायतुल्ला साहब की बात करता हूँ कि जब भारत में भैया राष्ट्रपति नहीं थे और क्या होता है, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है, जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के बाद जो है पद भारत में खाली हो जाता है, तो उसके बाद जस्टिस जो हिदायतुल्ला है इनके द्वारा क्या है पद को संभाला जाता है। आपने याद रखना कि क्या होता है, इनके द्वारा पद को फिर उपराष्ट्रपति के पास जो है पहले कार्यकारी जो है क्या बनते हैं, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति संभालता है। तो उस समय जो पहले कार्यकारी राष्ट्रपति भारत के बने थे, याद रखना है पूछा जाएगा, पहले कार्यकारी राष्ट्रपति, तो उस समय बने थे बीबी गिरी।
किसको बनाया भाई, बीबी गिरी को बनाया कार्यकारी। लेकिन बीबी गिरी साहब ने बोला कि मैं तो राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, और बीबी गिरी ने भी क्या दे दिया, अपने कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया, और उपराष्ट्रपति पद से भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने लड़ना था इलेक्शन। तो इसके बाद जो है वो भारत के राष्ट्रपति किसको बनाया गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया था, जो कि कौन है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला बने थे। उसी प्रकार ये उपराष्ट्रपति भी बने थे। कब बने थे उपराष्ट्रपति, तो 1979, याद रखना 1979 से 84 के आसपास जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी ये संभाल चुके हैं। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जब भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से पढ़ें। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो बहुत अच्छे लेवल की, तो आप मेरी हर एक वीडियोस को, हर एक बहुत ही पुरानी जितनी भी वीडियोज़ है उन वीडियोज़ को छान मारे, उन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से पढ़े। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जो हमारा दिया गया नंबर है 78761, चाहे कमीशन का बैच है चाहे टेट का बैच है, हमारे पास जो है फीस मात्र हर एक बैच की जो है वो 499 रुपये है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। आप इस नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करिएगा। और हमारा जो बैच है जिसमें आपको हम हैंड रिटन नोट्स तक जो है दे रहे हैं, जो कि हमने अपने हाथ से बनाए हैं। तो अगर आपको ये बैच अच्छा लगा है तो, और ये वीडियोज अच्छी लगी है, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय माठारी, हर हर महादेव टू ऑल।